चल मंगलाचरण करके शुरू करें, है ना। हाँ चलिए 2 मिनट और रुक जाते हैं, 2:15 तक। आइए भाई साहब, सीधे ऊपर ही। पहला अध्याय समाप्त हुआ, दूसरा शुरू हुआ। और जो भूमिका है ना, भूमिका में वो कहते हैं कि जितना विषय वो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, इसलिए नाम नहीं दिया। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने। इधर ही आ जाओ, वहाँ अभय जी बैठेंगे फिर। नहीं भाई अध्यक्ष है ना, वो अध्यक्ष की अलग कुर्सी। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, उस कुर्सी को रखना हो। चलिए परिचर्चा को शुरू करते हैं। आधे से अधिक कोरम जो है हमारे विद्वानों का वो हो चुका है और अधिक विलंब नहीं कर सकते। तो किसी भी कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत के लिए एक परिपाटी होती है मंगलाचरण की। तो उस मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ पर ज्योति भाभी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे यहाँ आकर मंगलाचरण करके इस परिचर्चा की मंगलमय शुरुआत करें। ज्योति
करके आएंगे। चलिए अब औपचारिकता और विलंब ना करते हुए सीधे हम पंचाध्यायी ग्रंथ का ये जो पहला अध्याय जिसका कि यहाँ पर विमोचन हुआ है और हम सबके आंखों में भी ये ग्रंथ है, पांडे राजमल जी द्वारा विरचित ये ग्रंथ जिसे कि 2 भागों में प्रकाशित किया जाना है और उसका पहला भाग हमारे हाथ में है और इस पहले भाग को ही केंद्र में, पहले अध्याय को ही केंद्र में रखकर हम यहाँ पर आज ये जो परिचर्चा होने जा रही है ये संपन्न करेंगे। यद्यपि इसमें जो विषय वस्तु है उसमें तो कई सारे विषयों का बहुत विस्तृत और गहन विवेचन है, लेकिन ऐसे कुछ चुनिंदा बिंदु, कुछ ऐसे पहलू इस ग्रंथ में हैं जो विशेष ध्यान आकर्षण जिनकी ओर करना जरूरी है और उन पर बात होना आवश्यक है। यद्यपि संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में इस पर विशेष चर्चा होगी, लेकिन एक बार सामान्य तौर पर उन विषयों को थोड़ा छूने का हम यहाँ प्रयास परिचर्चा में करेंगे। हमारे सभी 6 विद्वान यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं किसी भी विद्वान का परिचय देकर यहाँ उसमें समय जाया नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सभी से आप सब परिचित हैं और जिन तक भी ये बात पहुँच रही है ऑनलाइन माध्यम से भी मैं समझता हूँ कि जो मंच पर हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए विद्वान हैं उनमें से किसी का भी परिचय देना ही समझिए अपने आप में गुस्ताखी है। इसलिए मैं परिचय में समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे इस परिचर्चा की ओर आगे बढ़ता हूँ। पहले जो विद्वानों से मैं कुछ बातें बता दूं। इस परिचर्चा की नियमावली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक थोड़ी सी आचार संहिताएं हमने फौरी तौर पर तय की हैं कि सभी विद्वानों से हम क्रम से प्रश्न पूछेंगे। क्रम से क्या, मैं नाम लेकर ही पूछूंगा कि भाई साहब आपसे ये प्रश्न है। उस प्रश्न को का उत्तर देने के लिए जो समय सीमा है वो अधिकतम 3 से 4 मिनट है, क्योंकि उस विषय पर अपने आप में पूरा 45 मिनट का प्रवचन भी किया जा सकता है जो प्रश्न हमने पूछा है, लेकिन उसे 3-4 मिनट में ही आपको समेटना है और वास्तव में विस्तार करने से ज्यादा संक्षेपण करने में विफलता लगती है और हमारे विद्वान इस कार्य में भी महारथी हैं, ऐसा हम समझते हैं। और वो निश्चित तौर पर 3-4 मिनट में उस विषय को, उस प्रश्न को समेट कर आप सबके सामने बहुत सरलता से उस विषय को रखेंगे। पूरे जो प्रश्न है वो पंचाध्याय के केंद्र नहीं है, यद्यपि इससे संबंधित चर्चाएं अन्य ग्रंथों में भी मिलेंगी, लेकिन चूंकि हमारे केंद्र में यहाँ पर पंचाध्याय है इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि पंचाध्याय के रेफरेंस के साथ ही, उसके संदर्भ के साथ ही पूरी चर्चा करें, जिससे इस ग्रंथ का अवगाहन करने में, इसे समझने में हमें थोड़ी आसानी हो। इसके अलावा 3-4 मिनट में तो आपको अपना विषय रखना ही है। साथ ही यदि किसी भले मैंने प्रश्न किसी अन्य वक्ता से किया हो, लेकिन कोई दूसरा भी यदि उस विषय में कुछ विशेष बात रखना चाहें तो वो भी सहज आमंत्रित है। कहीं कोई बात किसी वक्ता से कहने में छूट रही हो तो अपनी बात रखने के लिए अध्यक्ष महोदय भी स्वतंत्र हैं और अन्य दूसरे वक्ता भी स्वतंत्र हैं। तो इसलिए चूंकि वो विषय से संबंधित यदि कोई जरूरी बात है तो वो रहना चाहे, इसलिए उसको पूरा समझाया जाए, उसे अपने उत्तर में व्यक्त किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम सीधे शुरू करते हैं, क्योंकि पहले अध्याय को भी 3 अधिकारों में विभक्त किया गया है और जब हम इन अधिकारों के नाम देखते हैं और अंतराधिकारों की विषय वस्तु देखते हैं तो प्रथम दृष्टया जब हम इसे देखते हैं तो सुनने में बहुत, कहना चाहिए उसे मराठी भाषा में कहें तो बड़ा कंटाला सा आता है ना, क्योंकि ये पता नहीं कैसा विषय इसमें रख दिया गया है। पहले तो नयों की विषय वस्तु थी बहुत सरल थी, ये पंचाध्यायी में तो इसे और कठिन जटिल बना दिया गया है, आपको नए सिरे से इसे समझना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसे बहुत गहराई से पढ़ने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि थोड़ी सी रुचि और थोड़े से एफर्ट के साथ यदि हम इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। और मूल उद्देश्य इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम का भी यही है कि पंचाध्यायी को हमारी स्वाध्याय की जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम कहीं ना कहीं से सम्मिलित करें, इसे भी हम हमारी चर्चा का, हमारी वार्ता का, हमारी अध्ययन का, हमारी परंपरा में शामिल करें। और यदि हम इसमें कुछ
है कि पांचों अध्याय पूरे नहीं हुए, मतलब हमारे पास सिर्फ पंचाध्याय के द्वारा रचित 2 अध्याय ही, लेकिन चूंकि उन्होंने शुरू में ही नाम बता दिया था कि मैं पंचाध्याय लिख रहा हूँ, तो ग्रंथ का नाम पंचाध्याय है, लेकिन वास्तव में 2 ही अध्याय हमारे पास। उसमें से हम पहले अध्याय पर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करता हूँ सीधे और अधिक परिचय ना देते हुए। पहला प्रश्न उनसे कर रहा हूँ जिन्होंने द्रविड़ पर्याय का पीएचडी की है। तो द्रविड़ पर्याय से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने में उनसे ज्यादा विशेष महारत और किसी की नहीं होगी, और अभी तक ऑनलाइन परिचर्चाओं में इन्होंने हमसे प्रश्न कर करके हमको बहुत दिया है। आज थोड़ा सा मौका मिला है कि थोड़ी सी भाई साहब से भी कुछ सवाल कर लिए जाए। तो भाई साहब सबसे पहले यही से आपसे प्रश्न करते हैं शुरू कि पंचाध्याय में प्रतिपादित द्रव्य गुण पर्याय के विवेचन में और पूर्व में जो भी तत्वार्थ हो या तत्वार्थ की टीकाएं हो, ये जो परंपरा रही है, इन टीकाओं में जो वर्णित द्रव्य गुण पर्याय की विषय वस्तु है, यदि उसकी तुलना करें तो इसकी विषय वस्तु में ऐसी क्या विशेषता है, क्या नई बात आई है, यदि कुछ अंतर है तो वो अंतर क्या है, कृपया। ओम नमः। देखिए, मैंने द्रविड़ पर्याय पर पीएचडी की है और मेरे गुरु यहाँ पर विराजमान हैं, डॉक्टर वीर सागर जी मेरे पीएचडी के गाइड हैं और इनके ही निर्देशन और मार्गदर्शन में ये पीएचडी हमारी हुई थी। मैंने इनसे ये कहा था कि मेरे को पीएचडी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन द्रविड़ पर्याय की गहराई में घुसना है। तो इन्होंने ऑफर किया कि फिर तुम इस पर पीएचडी करो। तो मैंने मेरे को करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने पीएचडी की थी तो डिग्री के लिए नहीं करते हुए द्रविड़ पर्याय मैंने इनको ये कहा था कि मेरे को करना है तो एकमात्र इसी विषय पर करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है। तो इन्होंने जो है वो विषय मुझे दिला दिया और उस विषय पर हमने काम किया। मेरा जो द्रविड़ पर्याय की पीएचडी थी उसमें क्या था, हमारा बहुत दिन पुराना विवेचित विषय है, भाई साहब जानते हैं। उस समय लालचंद भाई युगल जी वगैरह जयपुर में आते थे और उस समय हम जब ये दृष्टि के विषय की चर्चा चल रही थी तो पर्याय से भिन्न द्रव्य दृष्टि का विषय है। अब इसकी चर्चा चलती थी और मैंने खोजने की बहुत कोशिश की, तो मेरे को वो विषय मिलता भी था, लेकिन वो विषय यदि वो पर्याय रहित की बात यदि 1% है तो 99% जो विषय है उनके आगम में वो गुण पर्याय द्रव्यम की है, उपाध्याय की है, शब्द लक्षणम की है, 99%। तो ये लोग फिर ऐसा समझाते थे ये प्रमाण का विषय है और ये जो दृष्टि का विषय है, ये नए का विषय है, शोधने का विषय है। तो बहुत चर्चा हुई। एक दिन मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, तो रात के जो है 2 बजे रात को मैं एक पत्र लिखने बैठा। आदरणीय लालचंद भाई, युगल जी, डॉक्टर गुरचंद भाई, जितने वहाँ पर महारथी थे जयपुर में, उन सबके नाम से मैंने एक खुला पत्र लिखा और वो पत्र की कॉपी मैंने 4 बजे रात तक के मैं पत्र लिखा था और बहुत सारे ग्रंथ मेरे सामने थे, उनको देख करके पत्र लिखा। मैंने वो पत्र उनको सौंपा, दादा को दिया, युगल जी को दिया। वो जो है 1 आध पन्ना पर 6 पन्ने का वो पत्र था, 6 पन्ने का, और वो मेरे पास में पत्र है सुरक्षित। तो वो पत्र मैंने उनको दिया, उन्होंने 1 आध पन्ना पढ़ा और वो पढ़ने के बाद में बोले भैया एक काम कर, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तेरा लेटर तू क्या पूछना चाहता है क्या नहीं, तो हम तेरे को जो है माइक पे समय देते हैं, तू वहीं पर पूछ ले और सारे विद्वान बैठे रहेंगे और वहीं पर वो पूछ लेना। तो मैंने कहा ठीक बात है, मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने जब वो प्रश्न पूछा तो मेरा पता नहीं चित्त भाव बहुत उमड़ हो गया, तो मैं बाकायदा रोने लगा, पूछते पूछते रोने लगा। मतलब तुम लोग ऐसा समझा रहे हो और ऐसा मिलता नहीं है, और फिर तुम लोग मैं क्या करूँ, ऐसा रोते रोते प्रश्न पूछा। उसके बाद में वो शिविर का जो 15 दिन के शिविर लगते थे था, वो पहला दूसरा दिन था और उसके बाद का पूरा शिविर जो है ना, पूरे शिविर भर सारा शिविर के सारे विद्वान
एकमात्र राकेश को समझा रहे थे, लेकिन पूरा शिविर हो गया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आया था। लेकिन जब मैंने ये पीएचडी की, तो पीएचडी करने के बाद में मेरे को बहुत संतोष हुआ कि मैंने अपनी जो बुद्धि थी वो सुलझाई, और उसके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो काम हुआ वो उससे मुझे बहुत संतोष हुआ, और वो प्रश्न का समाधान भी मुझे मिला, और बहुत गहराई से समय सार को, नियम सार को, ये जो ग्रंथ है ना, ये दृष्टि के विषय के जो केंद्र बिंदु ग्रंथ हैं, समय सार, नियम सार, ये इनका बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ा, और उसको जो है बहुत रेफरेंस में उसको देखना पड़ा, और उससे उसके सारे समाधान वास्तव में मिल गए। तो सार पंचास्तिकाय की गहराई में भी जाने का मौका मिला, और उसी समय ये पंचाध्याय भी मेरे हाथ में लगा, उसी समय। और ये जब पंचाध्याय मैंने पढ़ा तो मैं तो उछल गया कि मतलब ये पंचाध्याय तो बिल्कुल जो है, इसमें तो पूरा पंचास्तिकाय भरा है, प्रवचन सार भरा है, समय सार भरा है। तो ये ग्रंथ मेरे को बहुत जो है उसमें सहयोगी रहा। 2-4 ग्रंथ जो है विशेष सहयोगी रहे, राजमल जी का पंचाध्यायी, और एक दीपचंद जी शाह कासलीवाल हो गए, दीपचंद जी शाह कासलीवाल, उनके भी जो ग्रंथ हैं, चित्तविलास, अनुभव प्रकाश, और अध्यात्म पद संग्रह, एक उनकी एक सवैया टीका है, एक उनका परमात्मा पुराण है, तो ये ग्रंथ मुझे मिले, तो इनसे भी मुझे बहुत जो है उसमें गहराई में जाने का मौका मिला। इसके साथ में अन्य दर्शनों को भी समझने का मौका, अन्य दर्शन, द्रव्य पर्याय की चर्चा अकेले जैनियों के ग्रंथों में ऐसा नहीं है, वैशेषिकों में बहुत चर्चा है, द्रव्य पर्याय वैशेषिकों में बहुत चर्चा है, अन्य दर्शनों में बहुत, बाकी दर्शनों में भी चर्चा है, आपके बल्कि पाश्चात्य दर्शनों में ये द्रव्य पर्याय शब्द से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है उसको द्रव्य का पर्यायवाची दूसरा कोई शब्द वहां पर अर्थ का प्रयोग किया है या दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, उससे